तो कैसे हो मेरे अजीज दोस्तों। मैं हूं अनजान और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जो खास तौर पर आज के नौजवानों के लिए एक बड़ी सीख है। देखिए, आज का समय मॉडर्न ज़रूर है, लेकिन जो सब्र और सहनशीलता पहले हुआ करती थी वो आजकल के युवाओं में बहुत कम हो गई है। स्कूल और कॉलेज के बच्चों को अगर कुछ मन का ना मिले तो वो गुस्से और जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से खुद की या किसी और की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। और जब गुस्सा उतरता है, दिमाग ठंडा होता है, तब जाकर पछतावा होता है कि कितना बड़ा गलती कर बैठे। आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो रायपुर के एक कॉलेज में पढ़ने वाले 3 छात्रों की है, अर्नव, संजना और मीनल। इस कहानी में प्यार है, ठुकराया गया रिश्ता है, जलन है और एक ऐसा कदम है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। अर्नव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पहले उसकी 3 बहनें थीं और बहुत मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था। इस वजह से उसके माँ बाप ने उसकी हर बात मानी, सही हो या गलत। एक ही तो बेटा है कहकर उन्होंने हर चीज़ उसे दी, जिसने उसे धीरे धीरे जिद्दी बना दिया। कॉलेज में उसकी मुलाकात संजना नाम की लड़की से हुई, खूबसूरत, स्मार्ट और कॉलेज की पॉपुलर लड़की। अर्नव को वो पहली नज़र में पसंद आ गई और उसने उससे दोस्ती कर ली। संजना जानती थी कि अर्नव उसके लिए क्या महसूस करता है, लेकिन वो उसे बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करती थी। कभी प्रोजेक्ट में मदद, तो कभी बाइक से छोड़ने की फरमाइश। एक दिन अर्नव ने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात कह दी। उसे पूरा भरोसा था कि संजना उसे मना नहीं कर पाएगी, लेकिन संजना ने मुस्कुराकर साफ शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अर्नव को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। उसी दौरान मीनल नाम की एक सिंपल सी लड़की जो अर्नव को दिल से चाहती थी, ये सब देख रही थी। जब उसने देखा कि संजना ने अर्नव को मना कर दिया, तो उसने सोचा कि यही सही समय है अपने जज्बात बताने का। लेकिन अर्नव पहले ही गुस्से में था। मीनल की सादगी, उसके मोटे चश्मे और सीधी सादी बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आईं। उसने गुस्से में मीनल को नीचा दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? मीनल वहाँ से रोती हुई चली गई और अर्नव अब और भी भड़का हुआ था। उधर अर्नव ने अब संजना को इम्प्रेस करने के लिए उस पर पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। महंगे गिफ्ट्स, कॉफ़ी डेट्स का ऑफ़र, सब कुछ। संजना ने दोस्ती की आड़ में सब कुछ ले लिया, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। उसे अर्नव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन अर्नव ने देखा कि संजना एक दूसरे लड़के की बाइक पर बैठी कॉलेज से बाहर जा रही है। पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है। नाम था अविराज। बस अर्नव का खून खौल उठा। उसने अविराज को पकड़कर पीटा और धमकाया, अगर फिर से संजना के साथ दिखा तो जान से मार दूंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। अविराज ने पुलिस में केस कर दिया और अर्नव को जेल जाना पड़ा। उसके माता पिता ने जैसे तैसे पैसे खर्च करके उसे छुड़वाया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। कॉलेज में वापसी पर संजना ने सबके सामने अर्नव को थप्पड़ मार दिया और बोली, तुमने मुझसे थोड़ी दोस्ती क्या कर ली? खुद को मालिक समझने लगे। अब अगर आस पास भी दिखे तो कॉलेज से निकलवा दूंगी। अब अर्नव पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज़ थी, बदला। उस दिन के बाद अर्नव ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया। पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहना, कुछ बड़बड़ाना, पुराने मैसेजेस और फोटोज़ को घूरते रहना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसके माँ बाप को लगने लगा कि शायद बेटा डिप्रेशन में चला गया है। उन्होंने पंडितों से पूजा करवाई, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन अर्नव की आंखों में अब इंसानियत नहीं, कुछ और ही जल रहा था। और फिर एक रात अर्नव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। वो अपने लैपटॉप पर एक के बाद एक डार्क वेबसाइट्स खोल रहा था। ब्लैक मैजिक, वूडू, तंत्र मंत्र, और फिर एक साइट खुली, तंत्रलोक, मनचाही शक्ति के लिए आत्मा का सौदा। उसने क्लिक किया। स्क्रीन पर लिखा था, क्या तुम्हारा दिल टूटा है? क्या तुम अपने प्यार को हासिल करना चाहते हो या उसे तबाह? फिर ये सौदा तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। अर्नव ने बिना सोचे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल उसका लैपटॉप बंद हो गया। बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया और तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई।
तेज हवा अंदर घुसी और उसके चारों ओर एक ठंडा धुआं फैलने लगा। अर्णव को किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक फुसफुसाहट, मैं सुन रहा हूँ, बोल, किसे चाहिए तड़प और किसे मौत। अर्णव का शरीर कांप उठा, लेकिन उसका चेहरा बदले की आग से शांत था। उसने कहा, संजना और वो लड़का अविराज, उन्हें खत्म कर दो। अगली ही पल धुआं एक आकृति में बदल गया। लंबा कद, काले कपड़े, चेहरा नहीं दिखता था, बस दो लाल चमकती आंखें। उसने कहा, काम हो जाएगा, लेकिन कीमत लगेगी। सिर्फ उनकी आत्मा नहीं जाएगी, तेरी भी डूबेगी, धीरे धीरे, हर दिन। अर्णव ने गर्दन हिलाई। तभी उसके हाथ पर एक काली चमड़ी वाली उंगली से एक निशान बना दिया गया। वो निशान जलता रहा और फिर गायब हो गया। अगले ही दिन कॉलेज में हलचल मच गई। अविराज की बाइक एक ट्रक से टकरा गई थी। एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और संजना, वो अचानक क्लास के बीच में चीखने लगी, छोड़ो मुझे, वो मुझे घूर रहा है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। लोगों को लगा कि उसे पैनिक अटैक आया है, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी पीठ पर एक जलने जैसा निशान था। मीनल ने ये सब देखा और वो डर गई। उसने समझा कि ये सब अर्णव की वजह से हो रहा है। वो उसके घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। अर्णव ने दरवाज़ा खोला और पहली बार उसकी आंखों में इंसान नहीं, अंधेरा दिख रहा था। मीनल बोली, क्या कर दिया है तुमने अर्णव? ये तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ है। अर्णव मुस्कुराया, बोला, तुम सही कह रही हो मीनल, अब मैं नहीं रहा, अब मैं उसका हिस्सा हूँ। 3 दिन बाद कॉलेज की कैंटीन में सन्नाटा था। हर कोई फुसफुसा रहा था। कोई कह रहा था कि संजना पागल खाने में भर्ती है, कोई कह रहा था कि अविराज बोल भी नहीं पा रहा। और फिर मीनल गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वो आखिरी बार कहाँ गई थी। बस एक बात सबको याद थी, वो अर्णव से मिलने गई थी। उधर अर्णव के कमरे में, कमरा अब कमरा नहीं रहा था, वो एक तांत्रिक कुंड बन चुका था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, फर्श पर काले धागों की जाल बिछी थी और बीच में रखा था वो कागज़ जिस पर अर्णव ने सौदे पर दस्तखत किया था। मीनल सामने ज़मीन पर बंधी हुई थी, होश में लेकिन बेहद डरी हुई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अर्णव, ये तुम नहीं हो, तुम्हारा दिल कभी इतना स्याह नहीं था, रुक जाओ। लेकिन अर्णव की आंखों में अब सिर्फ लाल चमक थी। उसने कहा, अब रुकना मेरे हाथ में नहीं, सौदा पूरा होना बाकी है और आखिरी टुकड़ा तू है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा गूंजने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, कमरे में वही धुआं फिर से उठने लगा और तभी एक शंखनाद जैसी तेज़ आवाज़ आई। कमरे में रोशनी भर गई। धुएं में से एक दूसरी आकृति उभरी, उजले वस्त्रों में, हाथ में त्रिशूल जैसा चिन्ह। वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, किसी ने उसे मीनल की प्रार्थना से बुलाया था। उसने गरजती आवाज़ में कहा, तू अंधेरे का बेटा है, लेकिन ये लड़की उजाले की पुत्री है, सौदा यहीं ख़त्म होता है। अर्णव चीखा, नहीं, सौदा पूरा होना चाहिए, ये मेरी आत्मा है, मेरा अधिकार है। उस आकृति ने कहा, तेरी आत्मा अब तुझसे छिन चुकी है और तेरा शरीर भी। अगले ही पल अर्णव ज़मीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावा और पागलपन सब एक साथ नजर आए। धीरे धीरे उसका शरीर झुलसने लगा, जैसे कोई मोमबत्ती पिघल रही हो। मीनल बेहोश हो गई। सुबह मीनल की आंख खुली, वो अस्पताल में थी। सब कुछ शांत था, लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा, उसकी गर्दन पर हल्का सा वही चिन्ह था जो अर्णव के हाथ पर बना था। कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहा जाता है कि अर्णव का शरीर कभी नहीं मिला। उसका कमरा आज भी बंद है, अंदर से जैसे कुछ सांसें ले रहा हो। और मीनल, वो अब सामान्य ज़िंदगी जी रही है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। क्या आप भी उस वेबसाइट को ढूंढना चाहेंगे? तंत्र लोक, आत्मा के बदले शक्ति। सोचिएगा, क्योंकि एक बार सौदा हो गया तो कोई भी पूरा नहीं बचता। 3 महीने बाद शहर में बारिश की पहली फुहारें पड़ रही थीं, लेकिन मौसम में कोई ताजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी जो जैसे सीधे हड्डियों में घुस जाती थी। मीनल अब वापस कॉलेज नहीं आई थी। कहते हैं उसने शहर ही छोड़ दिया। लेकिन संजना, जो पागल खाने में थी, अचानक ठीक हो गई और एक रात वो वापस कॉलेज हॉस्टल में दिखाई दी। लड़कियों ने देखा,
उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसे अर्णव की उस रात थीं, लाल, गहरी और खाली। उधर दूसरी ओर कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में एक नई छात्रा रिया रिसर्च कर रही थी, भारतीय तंत्र परंपरा और आधुनिक मनोविज्ञान। उसे तंत्रलोक नाम की एक रहस्यमयी वेबसाइट का जिक्र एक पुरानी डायरी में मिला। डायरी किसकी थी? अर्णव की। रिया ने वह डायरी संजना के पुराने कमरे से चुपचाप चुराई थी। उसे लगा यह बस कोई मनोवैज्ञानिक केस स्टडी होगी, पर जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे लगने लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो, तंत्र लोक कोई वेबसाइट नहीं, ये एक दरवाज़ा है। एक बार खोला तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी आत्मा बेच दी थी, लेकिन जो मिला वो शक्ति नहीं थी, वो एक परछाई थी। अब वो मुझसे बाहर नहीं, मेरे अंदर है, और मैं बस एक खोल बन चुका हूँ। अगर तुम इसे खोलो तो याद रखना, हर सौदे की एक कीमत होती है। जिज्ञासा में उसने वही URL अपने लैपटॉप पर टाइप कर दिया, www.tantralog.net। लेकिन अब वो वेबसाइट नहीं खुल रही थी, सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन पर एक लाइन चमक रही थी, तू तैयार है? जैसे ही उसने एंटर दबाया, लाइट चली गई और लैपटॉप की स्क्रीन पर अर्णव की वही तस्वीर उभर आई। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो झुलसा हुआ, धुंधला और बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, और उसकी आवाज़ गूंजी, अब अगली बारी तेरी है। वो रात बेहद ठंडी थी। रिया भागकर नीचे आई, लेकिन हर कोई गुमसुम था। ऐसा लग रहा था जैसे समय धीमा हो गया हो। और फिर संजना सामने आ गई। पीछे मीनल की परछाई जैसी कोई आकृति चल रही थी, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा था। संजना ने बस इतना कहा, तूने सौदा छेड़ा है, अब बंद करना तेरा काम नहीं। फिर वो पलटी और अंधेरे में चली गई। अगले दिन रिया गायब थी। उसका कमरा खुला था, अंदर सब कुछ वैसा ही, सिवाय एक चीज़ के। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर अब एक नई लाइन थी, एक और आत्मा जुड़ गई। कॉलेज की वेबसाइट में किसी ने छेड़छाड़ की, और अब वहाँ तंत्रलोक का एक छुपा हुआ लिंक जुड़ गया था। जो भी उस पर क्लिक करता, उन्हें वही लाल आंखों वाला चेहरा दिखाई देता। कॉलेज का एक पुराना प्रोफेसर डॉ वर्मा, जो भारतीय तंत्र विद्या का विशेषज्ञ था, वर्षों बाद वापस लौटा। जब उसने छात्रों की अजीब हरकतें, गायबियाओं और आत्महत्याओं की खबर सुनी, तो उसे यकीन हो गया, तंत्रलोक फिर से सक्रिय हो चुका है। वो जानता था कि इसे बंद करने का एक ही तरीका है, जिसने दरवाज़ा खोला है वही उसे बंद कर सकता है। लेकिन रिया तो गायब थी। कहते हैं, हर महीने की अमावस्या की रात को हॉस्टल की चौथी मंजिल की एक खिड़की पर लाल रोशनी दिखाई देती है। कोई वहाँ नहीं जाता, लेकिन कई छात्रों ने एक जैसी बात बताई है। किसी ने मुझे पुकारा मेरे नाम से स्क्रीन के अंदर से। डॉ वर्मा अब हॉस्टल के सबसे ऊपरी कमरे में रह रहे हैं और हर रात एक दीपक जलाकर दरवाजे की निगरानी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, बस रुका है, अगली पुकार तक। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी बस एक कल्पना है, तो अपने ब्राउज़र में जाकर टाइप करिए www.tantralog.net। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि हर बार सौदा करने वाला नहीं बदलता, पर लेने वाला हमेशा वही रहता है। और एक दिन वो आपके नाम से पुकारेगा। 4 महीने बाद कॉलेज में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। रिया के गायब होने की बात दबा दी गई थी। कुछ ने कहा उसने खुदकुशी की, कुछ ने कहा कि उसे ट्रांसफ़र लेटर मिला। लेकिन जो लोग असल में उसे जानते थे, वो अब बोलना ही बंद कर चुके थे। संजना फिर से हॉस्टल छोड़ चुकी थी। वर्मा, जो छत वाले कमरे में रहते थे, अब कहीं दिखाई नहीं देते। उनका कमरा हमेशा अंदर से बंद रहता है, पर हर रात उसमें से किसी के चलने की आवाज़ आती है। एक नई छात्रा, आयुषी, एक शांत इंट्रोवर्ट सी लड़की थी। लाइब्रेरी उसकी दुनिया थी, किताबें उसकी दोस्त। उसे इस तंत्र लोक की कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने पुराने अखबारों की कटिंग देखी, अर्णव, संजना, रिया सबके बारे में, तो उसे लगने लगा कि ये कुछ और ही है। और फिर उसे एक किताब मिली, आत्मा के सौदे, लेखक डॉ वर्मा। ये किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी, पीले पन्नों वाली, जिसकी स्याही अब भी गीली सी लगती थी। किताब का पहला पन्ना, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझो तुम चुने गए हो,
तंत्रलोक अब वेबसाइट नहीं रहा, ये अब लोगों के अंदर घुस चुका है। वो अब कोर्ट की भाषा नहीं, विचारों से सौदा करता है। और हर बार अगला दरवाज़ा उसी के पास खुलता है जिसके अंदर डर और लालच दोनों हों। आयुषी ने किताब बंद कर दी, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तू तैयार है? आयुषी को एक सपना आया। वही लाल आंखें, वही जलता चेहरा, और पीछे एक दर्पण जिसमें वो खुद दिख रही थी, लेकिन चेहरा अजनबी था। अगले दिन उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब सौदा तुझसे है। आयुषी ने हिम्मत करके वर्मा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर धूप नहीं थी, सिर्फ दीपक की लौ थी। दीवारों पर वही पुराने चिन्ह, वही काले धागों की जाल, और कमरे के बीचों बीच बैठा था वर्मा। अब बेहद बूढ़े, लेकिन आंखें जैसे वो सब कुछ देख चुके हों। उन्होंने बिना देखे कहा, तू आ गई, मुझे पता था। अब तुझे ही बंद करना होगा जो मैंने कभी खोला था। आयुषी कांपती आवाज़ में बोली, क्यों? आपने क्यों खोला वो दरवाज़ा? डॉक्टर वर्मा हंसे, एक थकी हुई, टूटी हुई हंसी। ज्ञान के नाम पर, लेकिन मैंने सिर्फ परछाइयों को न्योता दिया था। अब वो तुम्हारे पास आएंगी, और या तो तुम उन्हें बुझा दोगी या खुद जल जाओगी। आयुषी को सब समझ में आ गया था। उसने वही किताब, वही चिन्ह और वही मंत्र दोहराए, लेकिन इस बार वो सौदा करने नहीं, उसे तोड़ने आई थी। कमरे में एक बार फिर धुआं उठने लगा, लेकिन इस बार आवाज़ किसी और की थी। वो चेहरा जो सामने आया वो अर्णव का नहीं था, रिया थी। पर उसकी आंखों में अब कोई आत्मा नहीं थी, वो खाली खोल बन चुकी थी। उसने कहा, मुझे लगा था मैं इसे कंट्रोल कर लूँगी, पर अब मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। अब तुम जरिया बनोगी। और फिर पीछे से एक और परछाई आई, मीनल की, और फिर अंधेरा। सुबह लोगों ने देखा डॉक्टर वर्मा का कमरा खाली था। अंदर सिर्फ एक नई किताब पड़ी थी जिसका टाइटल था तंत्रलोक, अगली बारी किसकी, और उसका लेखक आयुषी सिंह। क्या आप तैयार हैं? अब तंत्रलोक वेबसाइट नहीं, एक विचार बन चुका है। जो भी इस कहानी को पढ़ता है उसके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या ये सच है? और बस उसी क्षण सौदा शुरू हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज के आर्काइव सेक्शन में एक नई असिस्टेंट की ज्वाइनिंग हुई, नेहा वर्मा। उसे बताया गया कि वो यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड्स की देखरेख करेगी, लेकिन जैसे ही उसने खुद का नाम वर्मा बताया, एक पुरानी लाइब्रेरी की दीवार अपने आप खुल गई। अंदर से एक दस्तावेज गिरा, परछाइयों का उत्तराधिकारी, हस्तलिखित नोट्स, वर्मा। दस्तावेज में लिखा था, मैं जानता था मेरी गलती की आग पीढ़ियों तक जलती रहेगी। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो नेहा, तो समझ लो ये अब तेरा बोझ है। आयुषी ने सौदा तो तोड़ा, लेकिन तंत्रलोक ने रूप बदल लिया। अब वो विचार नहीं, विरासत है, और अगली विरासत खून से तय होती है, सच्चाई खुलती है। नेहा को पता चला वो वर्मा की पोती है। उसका जन्म ही एक कर्म बंधन का हिस्सा था, तंत्रलोक की अगली रक्षक या अगला शिकार। और तब से उसे अजीब सपने आने लगे, एक झील जो उल्टी बह रही है, उसमें डूबी एक लड़की जो उसका नाम पुकारती है। कॉलेज में हलचल इधर, एक और स्टूडेंट अर्जुन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट थी, तंत्रलोक, मैंने देख लिया है उसे, अब तुम सब भी देखोगे। लोगों ने पोस्ट को हटा दिया, लेकिन नेहा ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसमें एक अजीब यूआरएल था जो अब किसी वेबसाइट की तरह नहीं, एक लाइव कैमरा फीड की तरह काम कर रहा था। स्क्रीन पर दिखा एक पुराना कमरा, किताबें, और उसमें बैठे एक के बाद एक चेहरे, जिनकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं,